वेलकम टू इंग्लिश क्लब इंडिया। इंग्लिश क्लब इंडिया में आपका स्वागत है। माय नेम इज बीएम चतुर्वेदी एंड आई एम ए टिसॉल सर्टिफाइड इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। वैसे मैंने अपने बारे में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो ऐड कर रखा है जिसमें मैंने ब्रीफ में सब कुछ बता रखा है, टीचर इंट्रोडक्शन के नाम से आप देख सकते हैं। बट मैं शॉर्ट में बताऊं तो मैं एक टिसॉल सर्टिफाइड, टिसॉल एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होती है इंग्लिश की, और इंग्लिश लैंग्वेज की मैं ट्रेनिंग देता हूँ, इंटरव्यू स्किल्स की, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, और भी बहुत से फील्ड हैं जिस पर मैं वर्क करता हूँ। और अनदर थिंग अबाउट मी इज दैट आई एम ए राइटर एज वेल। माय फर्स्ट बुक, जो मेरी पहली किताब है, वो ऑलरेडी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे और जो भी मेजर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पब्लिश्ड है, और मैं अभी कुछ और भी बुक्स जो हैं उस पर वर्कआउट कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ। और आज की जो वीडियो है बेसिकली ये सबके लिए है, बट खास तौर से इसे मैं हिंदी में बना रहा हूँ। उसके पीछे रीजन है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बिगिनर हैं इंग्लिश में या बेसिक लेवल पे जो कभी हैं या इंग्लिश में बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैं जो है इसको हिंदी में बना रहा हूँ। और यही सेम वीडियो जो है फुल इंग्लिश में भी रहेगी उनके लिए जो लोग सिर्फ इंग्लिश में ही कंफर्टेबल है या दे आर ओनली कंफर्टेबल इन इंग्लिश, उनके लिए भी मैं सेम यही सीरीज। और आज की जो सबसे जो इस वीडियो का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पर मैं बात करूंगा, शायद आप में से बहुत लोग उस पहलू को कभी जाना ही नहीं होगा या समझा ही नहीं होगा, या 90% लोग ऑलमोस्ट उस चीज को समझते नहीं हैं। यूट्यूब पे जाते हैं, जगह जगह से तमाम तरह के वीडियोस देखते हैं कि ये करने से मेरी इंग्लिश ठीक हो जाएगी, ऐसा करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा, और बहुत कुछ इवन मेहनत करने के बावजूद, बहुत सारे चैनल्स पे जाके वीडियोस देखने के बावजूद, स्टिल दे फील दैट दे आर नॉट वेरी गुड स्पीकर्स इन द लैंग्वेज। उनको ये लगता है कि वो अभी भी कहीं ना कहीं इंग्लिश को बोलने को लेकर के दे आर नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट तो नहीं है, और उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो ये सबके लिए है जो आज मैं बात करूंगा लैंग्वेज के एक ऐसे पहलू के बारे में, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में, जो अगर आप समझ जाते हैं और उन प्रिंसिपल्स को धीरे धीरे, आज एक वीडियो में सारा कुछ तो कवर नहीं हो पाएगा, बट अगर आप उन चीजों को समझते हैं, आगे और भी मैं वीडियो जिस पर वर्कआउट करूंगा बनाता रहूंगा। बेसिकली मैं यूट्यूब पे ज्यादा काम नहीं करता, लेकिन अब मैं इस सीरीज में कुछ ना कुछ चीजें ऐड करता रहूंगा, और जो भी होंगी वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज होंगी। सिर्फ ये नहीं कि यूट्यूब पे मेरी वीडियो चले, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करो, या फिर मेरा कोई टारगेट है कि मैं पॉपुलैरिटी गेन करूं, ऐसा कुछ टारगेट नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं बहुत पहले यूट्यूब पे वर्क करना शुरू करता। लेकिन अभी समय की डिमांड है, समय की चीजें। कई बार लोग पूछते हैं कि सर आपकी कोई डेमो क्लास की वीडियो हो, ऑनलाइन है, या फिर आपकी बनी हुई हो तो मैं देखना चाहता हूँ। कई बार मेरे कोर्सेज ज्वाइन करने से पहले, तो इस वजह से ये सारी चीजें मैं बना रहा। लेकिन जैसा आप लोगों की आगे डिमांड आएगी, जिन जिन टॉपिक्स पे आएगी, जिस तरीके की चीजों पे आएगी, तो उन सब पे मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट, और उस टॉपिक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज। यानी कि लैंग्वेज की साइकोलॉजी क्या है। अब लैंग्वेज में क्या है, ये जरूरी नहीं है कि यू आर ओनली लर्निंग इंग्लिश, तो ये इंग्लिश की बात हो रही है। लैंग्वेज मीन्स कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। इट माइट बी जर्मन, फ्रेंच, लेटिन, ग्रीक, स्पेनिश, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। तो जो कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हो या इवन सीख रहे हो, तो उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल सिस्टम है। उसे अगर आप समझ जाते हो तो आप ये जानोगे कि आपको यूट्यूब से क्या देखना है, कहाँ से क्या सर्च करना है, क्योंकि आजकल इतनी इंफॉर्मेशन है कि उससे इंसान कंफ्यूज है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या देखना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम करते रहते हैं जो हमें करना ही नहीं चाहिए। तो साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज बेसिकली, बट चूंकि मैं उसका ट्रेनर हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज का ट्रेनर हूँ, तो मैं फोकस मेरा पूरा इंग्लिश को लेकर के रहेगा, लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह काम करेगा। साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप वीडियो को अंत तक देखें, आपको फील होगा कि यस, यहाँ पर मिस्टेक्स हो रही हैं, और अगर इन चीजों पर ध्यान दिया जाए
तो मेरी लैंग्वेज अच्छी हो सकती है, या इंग्लिश अगर आप सीख रहे हैं तो वो बहुत अच्छी हो सकती है। साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की क्या साइकोलॉजी है, जो बातें मैं बताऊंगा वो आप एग्री करोगे बिल्कुल, क्योंकि वो सब बिल्कुल प्रैक्टिकल है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो थ्योरेटिकल है। तो साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज क्या है कि किसी भी लैंग्वेज के 4 फैक्टर होते हैं, 4 चीजें होती हैं किसी भी लैंग्वेज में, आपको मालूम है अच्छी तरह से, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। किसी भी भाषा की बात करें, हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, लैटिन, ये 4 चीजों के ऊपर वो भाषा डिपेंड होती है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर। इसको आप जानते भी हैं, बट मैं हल्का सा ब्रीफ करूं कि रीडिंग क्या है। रीडिंग इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिटन टेक्स्ट, यानी रीडिंग वो चीज है कि भी लिखा हुआ है, रिटन मटेरियल है, उसको आप कितना समझ पाते हैं। शॉर्ट में वही कहा जाए तो हाउ मच डू यू अंडरस्टैंड रिटन पीसेज। आप रिटन पीस में कुछ भी हो, बुक हो, न्यूज़पेपर हो, आर्टिकल्स हो, पैसेजेस हो, जो भी है, तो कोई भी रिटन टेक्स्ट है जो रिटन फॉर्म में है, उसको आप देख करके कितना समझ पाते हैं जब आप उसको पढ़ते हैं। तो रीडिंग का मतलब मुंह से बोलना नहीं, रीडिंग का मतलब ये कि आपके सामने हो, बोलो चाहे मत बोलो, बट रिटन में कुछ भी लिखा हुआ हो तो उसको पढ़ने के बाद, नॉवल को, बुक को, न्यूज़पेपर को, पैसेज को, आप कितना कैच कर पाते हैं, कितना पकड़ पाते हैं, तो वो आपका रीडिंग स्किल है। उस लेवल के हिसाब से कि आपकी रीडिंग स्किल कितनी है, 50% अच्छी है, 60% अच्छी है, कितनी अच्छी है, तो रीडिंग स्किल में आ जाता है। राइटिंग में क्या आता है कि राइटिंग इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिटन टेक्स्ट, यानी कि राइटिंग ये है कि आप रिटन टेक्स्ट को प्रोड्यूस मीन्स अपने हाथ से कितना लिख सकते हैं, किन किन टॉपिक्स को बढ़िया से लिख सकते हैं। इट मीन्स हाउ वेल आर यू एबल टू राइट लेटर्स, ईमेल्स, एसेज, आर्टिकल्स, मैसेजेस, या कोई भी रिटन पीस में आपको अगर अपने हाथ से लिखना हो तो वो कितना बेहतर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोड्यूस मीन्स कि आप उसको कितना, ठीक है, पेपर पे या कंप्यूटर पे कितना बेहतर कर पाते हैं। तो राइटिंग पार्ट हो गया। तो रीडिंग पार्ट क्या है, आपने जाना कि रीडिंग वो है कि रिटन जो टेक्स्ट हैं, जो रिटन मटेरियल्स हैं, उन पे आपकी कितनी समझ है, अगर आप उसको देखते हैं या मन में पढ़ते हो, चाहे बोल के पढ़ते हो, जैसे भी। और राइटिंग का मतलब है कि लिख करके आप कितना बेहतर लिख सकते हैं, वो मेल हो, ईमेल हो, आर्टिकल हो, एसेज हो, जो भी हो, हाउ वेल आर यू एबल टू राइट रिटन टेक्स्ट, ठीक है। तो वो सब राइटिंग के सेक्शन में आ जाता है। लिसनिंग आपको मालूम है बढ़िया से कि लिसनिंग इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यानी अगर कोई लैंग्वेज बोल रहा है, स्पोकन लैंग्वेज, यानी कि जो इंग्लिश बोल रहा है, तो उसे आप कितना समझते हैं। अब यहाँ एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना मतलब सिर्फ इंडियन स्पीकर्स को नहीं, इट मीन्स हाउ मच डू यू अंडरस्टैंड नॉट ओनली इंडियन स्पीकर्स, सिर्फ इंडियन स्पीकर्स को ही नहीं, बट नेटिव स्पीकर्स एज वेल, सच एज पीपल फ्रॉम यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यानी कि जो लोग नेटिव स्पीकर्स हैं। नेटिव स्पीकर का मतलब ये होता है कि जिनकी मातृभाषा, जिनकी मदर टंग इंग्लिश है। तो अगर ऐसे लोगों की इंग्लिश सुन करके आप कितना पकड़ पाते हैं, कितना कैच कर पाते हैं, वो आपकी लिसनिंग स्किल में आ जाता है। अब स्पीकिंग भी आपको मालूम है, स्पीकिंग इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पोकन लैंग्वेज, यानी आप कितना बेहतर अपने को एक्सप्रेस कर पाते हैं अगर किसी से बातचीत कर रहे हैं। तो इसको शॉर्ट में अगर ब्रीफ करके बोले, हाउ वेल आर यू एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स। अब यहाँ ये दो बातें समझनी है कि कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक क्या है। कंक्रीट टॉपिक का मतलब वो टॉपिक्स जो कि बिल्कुल क्लियर होते हैं, जहां पर आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं, ठीक है, वहां पर इमोशन या फीलिंग की कोई बात नहीं। जैसे मैं पूछूं कि हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली, ठीक है, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो आप बोलोगे कि यस सर आई हैव 4 मेंबर्स, 10 मेंबर्स, कि मेरी फैमिली में कितने लोग हैं, ठीक है। और मैं कोई चीज पूछता हूँ जो जिसका फैक्ट आपको मालूम है आमतौर पर, ठीक है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो, ठीक है, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू डिसलाइक, तो जो चीजें आप नॉर्मली जानते हो कि यस यस क्लियर। बट एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स के मतलब वो टॉपिक्स होते हैं जहां आपको इमेजिन करना पड़ता है। सपोज यू बिकम द चीफ मिनिस्टर,
व्हाट वुड यू डू? अगर आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो क्या करोगे? ठीक है, सपोज यू गेट 1 करोड़ रुपीज इन लॉटरी, सो व्हाट विल यू डू? तो ऐसे टॉपिक्स पर आप कितना बेहतर बोल सकते हैं। तो अपने को स्पीकिंग का मतलब ये है कि किसी भी टॉपिक को लेकर के आप कितना बेहतर बोल सकते हैं, उस एबिलिटी को बोलते हैं आपकी स्पीकिंग। तो आपने चारों को बढ़िया से जाना कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, ये 4 चीजें किसी भी लैंग्वेज की फाउंडेशन है, बुनियाद है, बेस। और अब इसमें जो रीडिंग और राइटिंग का पार्ट है, इसको हम कहते हैं लैंग्वेज को लर्न करना, लैंग्वेज लर्निंग। और ये जो पार्ट होता है वो थ्योरेटिकल पार्ट होता है, यानी कि जिसको थ्योरी आप कहते हैं। आप कहते हैं ना कि आजकल प्रैक्टिकल इंग्लिश नहीं सिखाई जा रही है, हमें प्रैक्टिकल इंग्लिश नहीं आती, यानी कि आपका कहने का मतलब ये होता है मुझे बोलना नहीं आता है, राइट? तो रीडिंग, राइटिंग, ये जो है लर्निंग का हिस्सा है। इसको अभी आप आगे और बढ़िया से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी आगे इसको आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप ये समझ पाओगे कि ओवरऑल दिक्कत कहाँ आ रही है और क्या जरूरी है आपके लिए लैंग्वेज को सीखने के लिए, इंग्लिश को ठीक करने के लिए। तो रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग पार्ट है और ये थ्योरेटिकल हिस्सा है, थ्योरी का पार्ट। लिसनिंग और स्पीकिंग, ये इसको बोलते हैं लैंग्वेज को अक्वायर करना, ठीक है? अब अक्वायर करना, लैंग्वेज लर्निंग क्या है, लैंग्वेज को अक्वायर करना क्या है, ये नहीं आगे आप समझ जाओगे। बट इतना जानिए कि लिसनिंग और स्पीकिंग भाषा का प्रैक्टिकल पहलू है। अगर आप किसी को सुन करके कितना बढ़िया बोल पाते हैं, और ज्यादातर लोगों की डिमांड भी यही है कि सर मैं अंग्रेजी में बातचीत कर पाऊं, लोगों को समझ पाऊं। ज्यादातर लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज इसीलिए करते हैं, ठीक है? रीडिंग, राइटिंग तो आप बचपन से क्लासेज में कर ही रहे हो, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, रीडिंग, राइटिंग का पार्ट आप करते ही रहते हैं। तो जो थ्योरेटिकल पार्ट आपका जो रहा है, जो आप तक आज तक आपने पढ़ा है, स्कूल, कॉलेज, जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब लर्निंग में आता है, उसको बोलते हैं लैंग्वेज लर्निंग। और जब आप प्रैक्टिकल इंग्लिश सीख जाते हैं, यानी कि बातचीत करना, सुनना, समझना और दूसरों को रेस्पॉन्स देना या किसी टॉपिक पे बात करना, उसको बोलते हैं लैंग्वेज एक्वायरिंग। अब इसको जो है और बढ़िया समझने के लिए एक बहुत बड़ा नाम है इंग्लिश के वर्ल्ड में, आप गूगल कर सकते हैं, स्टीफन क्रैशन। स्टीफन क्रैशन एक ऐसा नाम है इंग्लिश लैंग्वेज का जिनके मेथड्स, जिनकी मेथडोलॉजी पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, स्कूल, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्ट की जाती है, यानी उस मेथड पे लैंग्वेज पढ़ाई जाती है और ज्यादातर लोग उसको फॉलो करते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बोला कि acquiring the language is more important than learning the language, कि लैंग्वेज को अक्वायर करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय लैंग्वेज को लर्न कर। वही जो बात मैं पीछे कर रहा था, ठीक है? अक्वायरिंग का मतलब प्रैक्टिकल पहलू लैंग्वेज का, क्या आप किसी से कितना बढ़िया बातचीत कर पा रहे हैं, किसी को सुन के कितना समझ पा रहे हैं, और एक है थ्योरेटिकल पार्ट। तो स्टीफन क्रैशन ने बोला कि acquiring the language is more important than learning the language, कि किसी भी भाषा को अक्वायर करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको रीडिंग, राइटिंग खराब है, नहीं, बस इन्होंने कहा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग द लैंग्वेज, भाषा को लर्न करने के बजाय। क्यों? ऐसा क्यों इन्होंने बोला? क्या इसके पीछे कारण है? इन्होंने कहा कि लैंग्वेज को, ये आपको भी मालूम है कि लैंग्वेज में प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल होना जरूरी है। जब फील्ड में जाएंगे, किसी कंपनी में जॉब करने जाएंगे, तो वहां पर प्रैक्टिकल पहलू का इंपॉर्टेंस होता है जब आप जाते हैं। तो ऐसा क्यों बोला स्टीफन क्रैशन कि लैंग्वेज को अक्वायर करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय लैंग्वेज को लर्न करना? ऐसा इसलिए बोला उन्होंने क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को सीखने का एक नेचुरल पैटर्न है और एक आर्टिफिशियल पैटर्न है, और आपको अच्छी तरह से, ठीक है, एक नेचुरल पैटर्न है, एक आर्टिफिशियल पैटर्न है। तो ये जो पैटर्न आपको दिखा रहा हूं, ये नेचुरल पैटर्न। तो किसी भी लैंग्वेज को मास्टर करने का एक नेचुरल पैटर्न है कि भाषा एक्चुअल में कैसे सीखी जाती है, और एक आर्टिफिशियल पैटर्न। तो जो नेचुरल पैटर्न, इसको आप भी महसूस करोगे, जो मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से, आपकी जो भी प्राइमरी लैंग्वेज है, हिंदी है, आप तमिल, तेलुगु, जो भी भाषा जानते हैं, जो आपकी पहली भाषा अगर रही है, तो
उसमें कोई भी भाषा सीखने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया? जब आप छोटे बच्चे थे, जब आप एक बेबी थे, साल 2 साल के, तो आप सिर्फ क्या कर रहे थे? सिर्फ जो है लिसन कर रहे थे। लैंग्वेज को सिर्फ आप जो है सुन रहे थे। सबसे टॉप पे देखिए, ठीक है? तो लिसनिंग कर रहे थे। यानी आपने सिर्फ साल, 2 साल, 3-4 साल तक भाषा को, जो भी भाषा थी, सिर्फ सुना। बोलने तो आता ही नहीं था। लेकिन जो साल, 2 साल, 3 साल तक आप जब आप सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए, तो सुनते-सुनते धीरे-धीरे गलत सही उस भाषा को, ठीक है, आप बोलने लगे धीरे-धीरे हिंदी में। जैसे अगर आपकी हिंदी प्राइमरी लैंग्वेज ज़्यादातर लोगों की है, तो जब बचपन में एक बच्चे को हिंदी सिखानी थोड़ी पड़ती है, वो सुनना शुरू करता है। यही चीज़ अंग्रेजों के साथ है, किसी भी कंट्री में, किसी भी भाषा के साथ है, कि सबसे पहले वो बच्चा ऑटोमेटिक, बिकॉज़ उसके चारों तरफ का ऐसा माहौल है, ऐसा एनवायरनमेंट है, तो वो लैंग्वेज को सुनना शुरू करता है। और साल 2 साल का बच्चा धीरे-धीरे जैसे होता है, वो सिर्फ सुनता ज़्यादा है, बोल बहुत कम पाता है, 1-2 वर्ड्स बोलता है, शब्द बोलता है, बस इतना ही। और फिर धीरे-धीरे बोलने लगता है। रीडिंग फिर धीरे-धीरे स्कूल में जाता है, तो वहां से उसको धीरे-धीरे क, ख, ग, घ या ABCD जो भी है, उसको लैंग्वेज को पढ़ना सिखाया जाता है, ठीक है? और फिर धीरे-धीरे उसको उसको लिखना सिखाया जाता है। तो लैंग्वेज का जो नेचुरल पैटर्न है सीखने का, वो ऐसे ही है कि सबसे पहले बच्चा बहुत ज़्यादा सुनता है, और सुनते-सुनते इतना ज़्यादा सुनता है कि वो धीरे-धीरे उस लैंग्वेज को 2, 3, 4 साल, 5 साल का जब होता है, तो बिना किसी ग्रामर के, बिना किसी रूल के धीरे-धीरे उसको बोलने लगता है, उस लैंग्वेज को। और जब स्कूल में जाता है, तो रीडिंग और राइटिंग आगे की कहानी फिर वहां से शुरू होती है। तो लेकिन अब होता क्या है कि जो ये नेचुरल पैटर्न है, यहाँ पर इनिशियल शुरू में, नेचुरल पैटर्न का मतलब जो आपकी पहली भाषा है, जो बचपन में आप जब पैदा हुए, जिस भाषा को आपने सीखा, जो पहली प्राइमरी लैंग्वेज है, वो, ठीक है? तो वहां पर सबसे पहले आपका पूरा फोकस कहाँ रहता है? 100% लिसनिंग। और फिर जितना आप सुनते जाते हो, उसी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके आप बोलने लगते हो। तो लिसनिंग स्पीकिंग, जब बच्चा 3-4 साल का होता है इवन, तो उसकी लिसनिंग और स्पीकिंग उस भाषा पे अच्छी हो जाती है। यानी स्कूल जाते जाते वो ऑलमोस्ट पूरे हिंदी में फ्लुएंट होता है, हिंदी में पूरी बातचीत कर सकता है, अपनी बात सामने रख सकता है, कुछ मांग सकता है, डिमांड कर सकता है, और एक दूसरे को अगल बगल पूरे उस भाषा को समझ सकता है। तो नेचुरल पैटर्न में 100% फोकस शुरू में कहाँ रहता है? लिसनिंग और स्पीकिंग पे ही रहता है। ग्रामर और इन सबकी तो बात ही नहीं होती। और जब 0% फोकस होता है, यानी कि रीडिंग और राइटिंग, नेचुरल पैटर्न पे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आप कहेंगे कि नेचुरल जो पैटर्न है, वो जनरली पहली भाषा के लिए तो सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल फॉर प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ एनी इंडिविजुअल, एंड मोस्ट ऑफ अस आर लर्निंग इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। तो आप, ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर भाई, हिंदी तुम्हारी पहली भाषा है, तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, या इंग्लिश किसी की अमेरिका लंदन में उसकी पहली प्राइमरी लैंग्वेज है, तो बिना कोशिश के धीरे धीरे उसको सुनते सुनते अपने आप वो धीरे धीरे आ जाती है। लेकिन व्हाट टू डू? क्योंकि हम लोग जो इंग्लिश सीख रहे हैं या कोई भाषा सीख रहे हैं, तो सेकंड लैंग्वेज के रूप में सीख रहे हैं। वो हमारी पहली लैंग्वेज नहीं है, वो सेकंड लैंग्वेज है। तो हम सेकंड लैंग्वेज के रूप में उस भाषा को सीख रहे हैं। तो जब वो मेरी पहली लैंग्वेज ही नहीं है, और ऐसा माहौल तो यहाँ बन नहीं सकता, तो सोल्यूशन क्या? फिर क्या करें उस चीज के लिए? सो देन व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दैट? क्योंकि प्राइमरी लैंग्वेज तो है नहीं। बट यस, एक बात तो श्योर है कि नेचुरल वे ऑफ किसी भी लैंग्वेज का, अगर आप नेचुरली उसको सीखना चाहते हो, या उसमें नेचुरल होना चाहते हो, उस लैंग्वेज में विदाउट थिंकिंग बोलना चाहते हो, तो आपको नेचुरल पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अब इंग्लिश चूंकि हमारी सेकेंड लैंग्वेज है, तो ये पूरा फॉर्मूला तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि हमारा जो फोकस है, उसे हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, जस्ट फोकस को। और एडजस्ट क्या करना है कि जो हमें, अगर मैं इंग्लिश सीख रहा हूं या सीखना चाहता हूं, तो हमारा 80% फोकस, ये भी एक रिसर्च है। जो भी बातें मैं कर रहा हूँ, ये कोई भी मेरा अपना इम्पोज किया हुआ बात नहीं है, ये सब एक रिसर्च बेस्ड चीजें हैं, प्रिंसिपल्स बेस्ड है, टेक्निक्स या ट्रिक्स नहीं है। क्योंकि एक ट्रिक किसी के लिए काम करती है, दूसरे के लिए काम नहीं करती। बट जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, वो हर जगह काम करते हैं। तो जो लिसनिंग और स्पीकिंग है, वहां पर आपको 80% फोकस होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के रूप में, अगर आप बिगिनर हैं, स्पेशली आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो शुरुआती फोकस किसी का भी, इवन कोचिंग क्लासेज हो, इंस्टीट्यूट्स हो या स्कूल्स हो, तो 80% फोकस जो कहाँ होना चाहिए? लिसनिंग और स्पीकिंग, यानी प्रैक्टिकल पहलू पे होना चाहिए। जैसे हमने बचपन में हिंदी सीखी, बट 100 तो नहीं हो सकता।
क्योंकि पॉसिबल नहीं, हमारी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं इंग्लिश है। बट 80% आसपास जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, इस तरीके से होने चाहिए और वहां फोकस होगा तो बच्चे का या जो भी इंग्लिश आप सीखना चाह रहे हैं वहां पर आपको लैंग्वेज एक्वायर होने लगेगा, यानी लैंग्वेज को आपको प्रैक्टिकल धीरे धीरे आपके लाइफ में वो आने लगेगी। और रीडिंग राइटिंग पे भी फोकस होना चाहिए क्योंकि वो आपकी सेकंड लैंग्वेज है, तो आपको कुछ अल्फाबेट्स उसके पता होने चाहिए, कुछ जनरल वर्ड्स पता होने चाहिए उसमें, जो बर्ड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एटसेट्रा, या छोटे छोटे और भी जो वर्ड हैं जो इंग्लिश में मोस्टली यूज में आते हैं, ऐसे शब्द जो इंग्लिश में ज्यादातर हाईली फ्रिक्वेंसी वाले वर्ड है, नंबर्स है, तो वो सब चीजों को छोटा छोटा करके हमें 20% रीडिंग और राइटिंग का पार्ट होना चाहिए, लेकिन बहुत लिमिटेड होना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द एकेडमिक स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस डू द अपोजिट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज पैटर्न। तो जो नेचुरल लैंग्वेज का पैटर्न है, बहुत सारे जो एकेडमिक स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशन है उसके अपोजिट में चलते हैं। और दैट इज वाई, यही कारण है कि मल्टीपल स्टूडेंट्स इन स्पाइट ऑफ स्टडीइंग इन पब्लिक स्कूल्स आर नॉट फ्लुएंट स्पीकर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। और यही कारण है कि बहुत सारे बच्चे जो पब्लिक स्कूल्स में, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं, पढ़ने के बावजूद भी ऐसा महसूस करते हैं, या आप कर रहे होगे अगर आप पढ़ रहे होगे, कि वो इंग्लिश में फ्लुएंट स्पीकर्स नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है कि वो जो पैटर्न डिजाइन किया गया है वो सब नेचुरल पैटर्न के अपोजिट में। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बट मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस बेसिकली तो उस तरीके से डिजाइन किया गया है कि फोकस ही उल्टा होता है। 80% रीडिंग राइटिंग पे फोकस रहता है, मात्र 20% जो प्रैक्टिकल पहलू है लैंग्वेज का वहां पर फोकस होता है। इसलिए आपकी रीडिंग भी ठीक होती है, राइटिंग भी ठीक होती है, आप सुन के भी बहुत कुछ समझ लेते हो, पर प्रैक्टिकल में आप लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। तो आपके पास फिर ऑप्शंस क्या है, करना क्या चाहिए? ठीक है, तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शन टू चूज। तो आपके पास कई ऑप्शंस हैं अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं? पहला है कि आप, अगर आपकी इंग्लिश बहुत कमजोर है, बहुत वीक है, तो आप लैंग्वेज के प्रैक्टिकल डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, यानी कि जो मैंने बताया बिल्कुल नेचुरल पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जहां पर आपका 80 to 90% ऐसे कोर्स, ऐसे करिकुलम, ऐसे सिलेबस डिजाइन किए होने चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूट या स्कूल्स आपके ज्वाइन करने चाहिए जहां पर प्रैक्टिकल डेवलपमेंट फोकस होता है, लिसनिंग और स्पीकिंग। यानी जो स्टीफन क्रैशन ने बोला कि अक्वायरिंग द लैंग्वेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग द लैंग्वेज, कि लैंग्वेज को अक्वायर करना बहुत जरूरी है, तो वहां पर फोकस होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है कि थ्योरेटिकल डेवलपमेंट। अगर आपकी स्पीकिंग थोड़ी ठीक ठाक है, आपको लगता है मुझसे रीडिंग राइटिंग में मिस्टेक्स थोड़ी सी होती हैं, या फिर मेरा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा नहीं है, तो अगर आपको रीडिंग राइटिंग में ज्यादा दिक्कतें आती हैं, कोई पैसेज, कोई नॉवल पढ़ के समझने में, या फिर राइटिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, तो थ्योरेटिकल डेवलपमेंट पे आपको फिर यहाँ पर आप अपोजिट कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर लैंग्वेज बिल्कुल वीक है, इंग्लिश बिल्कुल आप बिगिनर हैं, तो वहां पर आपको प्रैक्टिकल डेवलपमेंट पे फोकस ज्यादा करना चाहिए। थ्योरेटिकल डेवलपमेंट पे शुरू में कम होना चाहिए, बाद में ये रेशो बढ़ता है। ठीक है, तो लर्निंग द लैंग्वेज को फोकस करना चाहिए आपको। दूसरा मतलब ऑप्शन आपके पास है। तीसरा जो है, कुछ ऐसे लोग हैं जो लगभग ठीक ठाक सब में है, बोल भी लेते हैं ठीक ठाक, लिख पढ़ सब कुछ ठीक उनका है, लगभग लगभग ठीक जा रहे हैं, या बिल्कुल एकदम जीरो पे है, बिगिनर है, जिनको सब पे डेवलप उनको करना है। ठीक है, तो वो फिर ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हैं। बट ये भी ध्यान रखना है कि अगर वो बिल्कुल बिगिनर है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट वाले हैं, तो वहां भी फोकस 80% पहले उनको लैंग्वेज को यूज करने पे लाना होगा, फिर धीरे 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 ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ इंसान जाता है। ठीक है, बट ऐसे लोग जिनको वाकई थोड़ी रीडिंग भी ठीक है, राइटिंग भी, लिसनिंग भी और बातचीत भी नॉर्मल कर लेते हैं, तो वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हैं। और whether you want practical, theoretical or overall development in English language, you can plan your journey well only if you know where you are right now. तो चाहे आप प्रैक्टिकल डेवलपमेंट चाहते हो, थ्योरेटिकल डेवलपमेंट चाहते हो, या ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हो, ठीक है, ये डिपेंड करेगा, किस चीज पे डिपेंड करेगा कि पहले आपको ये मालूम हो जाए कि वेयर यू आर राइट नाउ, कि आप आज अभी कहां पर हैं, आपका लेवल कहां पर है। इट मीन्स क्या? इट मीन्स
what your current level of English is in terms of reading, writing, listening and speaking. तो आपको जब तक ये नहीं पता चलेगा कि अभी आपका करंट लेवल क्या है, रीडिंग में, राइटिंग में, लिसनिंग में और स्पीकिंग, आप कहां पर हैं, तो जब तक आपको यही नहीं मालूम है, आप कंफ्यूज हैं इस चीज को लेकर के कि आपका रीडिंग का लेवल कितना है, राइटिंग का लेवल कितना है, लिसनिंग का लेवल कितना और स्पीकिंग का लेवल कितना है, अगर आप कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर के और आपको मालूम ही नहीं है, तो आप कभी यूट्यूब से जाओ, कभी यहां से देखो, कभी कहीं से देखो, कुछ भी आप करो तो आप बीच बीच में ही रह जाओ। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आपका करंट लेवल क्या है। और इंग्लिश क्लब इंडिया आपको इस चीज में हेल्प करता है कि एग्जैक्टली आपका करंट इंग्लिश लेवल क्या है, और वो जो करंट लेवल इंग्लिश का है वो मेरे कहने से, एज ए ट्रेनर और टीचर और राइटर कहने की वजह से, या उसका कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड है, उसका कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड, क्योंकि लोग कहते थे मैं बेसिक लेवल पे हूं, मैं इंटरमीडिएट हूं, मैं एडवांस हूं, कोई कहता मैं ऐसे हूं, मैं ऐसा हूं। तो क्या ये एक सर्टिफाइड सिस्टम है या फिर इसका कोई एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो हर जगह वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है कि हाँ, अगर आप इस तरीके से अपने लेवल को चेक करो, जांच करो, तो आप ये कह सकते हो कि मेरा ये ग्लोबल स्केल पे ये है कि मैं बेसिक पे हूं या कहां पर हूं, इंटरमीडिएट हूं, एडवांस हूं। तो सिर्फ कहने से नहीं, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है अपने लेवल को चेक करने का, और आपको इन चीजों में हम क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, और आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी है आपको हम वहीं से जो है शुरू करेंगे। दूसरी चीज, वी बिलीव दैट एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक एंड वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच डजंट वर्क फॉर एवरीवन। तो हमारा मानना है, इंग्लिश क्लब इंडिया का मानना है कि एक साइज सबको फिट नहीं किया जा सकता। अगर आप लैंग्वेज लर्नर हो तो कोई एक पर्टिकुलर कोर्स, पर्टिकुलर चीज सब पे लागू हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये सब एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि वन साइज हर एक पे फिट नहीं हो सकता है। एंड दैट इज वाई वी टेलर आवर टीचिंग स्ट्रेटेजी to your specific needs and interest, helping you master the language in a way that is both engaging and effective. और इस वजह से जो हम अपनी मेथडोलॉजी को इंग्लिश क्लब इंडिया के बिहाफ पे, अपनी जो मेथडोलॉजी को यानी कि जो मेथड्स को, तौर तरीकों को इस तरीके से सेट करते हैं जो आपके नीड्स और इंटरेस्ट के हिसाब से होते हैं, पहली बात, और जिससे कि लैंग्वेज एंगेजिंग हो और इफेक्टिव। एंगेजिंग का मतलब है कि जिसमें आपको इंटरेस्ट आए, जिसमें आपको मजा आए। तो ये सब चीजें तभी पॉसिबल हैं कि जब सबसे पहले आप ये जाने कि ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है, अपने को चेक करने का कि आपका लेवल कहाँ है, वेयर डू यू फॉल, करेंटली आप कहाँ हैं, किस लेवल पे। अगर आपको यही नहीं पता है, आप समझते हो कि मैं बेसिक हूं, मुझे बीच से सीखना है, मुझे एडवांस हूं, तो एडवांस में हूं तो कितना हूं, कहाँ हूं, तो 90% लोगों को कोई ग्लोबल सिस्टम नहीं पता है कि कैसे वो अपने को जांच कर पाए कि मैं, मेरा ग्लोबल लेवल क्या है, मेरा स्केल क्या है, कि मैं रीडिंग में, राइटिंग में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में कहां पर फॉल करता हूं, कहां पर आता हूं। क्योंकि जब आप इस चीज को समझ पाओगे तो वहीं से आप फिर अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं, और हम इस चीज में आपको हेल्प करेंगे एक ग्लोबल वे में। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं उस सिस्टम के बारे में बात करूंगा कि ग्लोबली आप अपने से ही सेल्फ, खुद कैसे ये जांच करो कि खुद आप अपने को एनालिसिस करो कि आप रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग में किस लेवल पे हैं, कहां हैं। ऐसी चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि आपकी इंग्लिश में आपका लेवल क्या है एक्चुअली, और वो लेवल आप खुद, 90% लोगों को ये भी आइडिया नहीं है कि ऐसा कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।